हम अब पहुंच रहे हैं अपने राजनीति के आखिरी चैप्टर तक। एक्चुअली में जब पुरानी बुक हम पढ़ते थे तो पुरानी बुक में बाकायदा, जैसे आपने पहला चैप्टर थोड़ा बहुत याद होगा अगर, दो देशों की कहानी के साथ शुरू होता है कि कोई बताएगा पहले चैप्टर का नाम क्या था जो हमने सोशल साइंस शुरुआती करी थी? श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी थी जिसमें पहले चैप्टर एग्जैक्टली बहुत बढ़िया। सत्ता की साझेदारी से कहानी शुरू होती है और फिर हम बात करते हैं कि भाई पलट जाती है कि किसी देश में और कौन कौन से मसले हो सकते हैं जिसके कारण से विविधता हो सकती है किसी देश में, है ना। सत्ता की साझेदारी में हमने देखा था कि जो पावर है या शक्ति है उसको बांटने में हर देश की भलाई होती है ना। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था संघवाद, फेडरलिज्म। संघवाद हम उसके भी फिर कुछ रूल निकाले थे कि कोई भी देश लोकतंत्र या संघ तब कहलाएगा या वहाँ पर संघवाद तब होगा जब वहाँ पर ये कंडीशन हमको देखने को मिलेंगी। और उसमें ही हमने त्रिस्तरीय सरकार के बारे में पढ़ा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और क्षेत्रीय सरकार। उसमें पंचायत के बारे में भी आया था कि पंचायत में कैसे कैसे सुधार किए गए, और इंदिरा गांधी का एक कार्टून आया था। उसके बाद जो है हमने मसलों के ऊपर बात करी, लैंगिक मसले, जातिगत मसले, धार्मिक मसले, है ना। तो हमने उसमें देखा कि किसी लोकतंत्र में कैसे विविधता हो सकती है। 3 प्रकार से विविधता हमने देखी कि लैंगिक आधारित विविधता हो सकती है, धर्म आधारित विविधता हो सकती है, जाति आधारित विविधता हो सकती है ना। ये विविधता है, इसका मतलब ये नहीं है कि देश बट जाएगा, वो विविधता होगी लोकतंत्र में। ये देखा था तीसरे चैप्टर में। अब जो चैप्टर हटा दिए गए हैं उनमें ये था कि कैसे राजनीतिक दल बनते हैं, है ना। उसको उसमें एक बहुत अच्छी नेपाल की कहानी आती है जो हट गया है चैप्टर जो है ना, उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे अपन। लेकिन पूरी की पूरी बुक हमको मालूम किस तरह से समझाती है। पूरी की पूरी बुक हमको, जो राजनीति की बुक है, वो हमें ये सिखाना चाहती है कि लोकतंत्र किस तरह से काम करता है। हमारे देश में अगर लोकतंत्र है तो वो किस तरह से काम करता है, ताकि आपको बिलीव, आपका विश्वास बढ़े लोकतंत्र की तरफ कि लोकतंत्र वाकई में किस तरह से काम करता है और क्यों अच्छा है। तो वो चीज़ तो पहली बात में ही क्लियर कर देते। और शक्तियों का बंटवारा किस तरह से किया जाना चाहिए, किस तरह से किया जाता है हमारे देश में, दूसरे देशों में, पूरी की पूरी बुक हमको लोकतंत्र के बारे में समझाती है कि लोकतंत्र में सबसे पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा था, साझेदारी ज़रूरी है, सत्ता में साझेदारी ज़रूरी है ना। मतलब जो शक्ति है वो एक जगह केंद्रित, किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहना चाहिए। लोकतंत्र में वो शक्ति बांटी जाती है अलग अलग सरकारों में। दूसरा जो चैप्टर था वो था संघवाद। संघवाद का मतलब 2 तरह के संघवाद भी पढ़े थे हमने। मतलब लोकतंत्र कितने प्रकार का हो सकता है और उसमें सरकारों की क्या क्या भूमिका हो सकती है, और कैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार की शक्ति छीन सकती है, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए, है ना। एक डायग्राम में याद आ रहा होगा, इंदिरा गांधी जो है वो खिचड़ी बांट रही थी और सारे नेता लाइन में लगे हुए थे। संघवाद में देखा था हमने, और 2 प्रकार के संघवाद भी पढ़े थे। उसके बाद हमने जाति और लैंगिक मसलों के बारे में बात करी कि हाँ, किसी लोकतंत्र में कौन कौन सी परेशानी हो सकती है। उसके बाद हमने राजनीतिक दलों के बारे में चर्चा करी, जो कि हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर था। और अब हम जो बात कर रहे हैं अपने इस बुक का अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए हैं, और हम बात करने वाले हैं अब कि लोकतंत्र के परिणाम क्या क्या होते हैं। मतलब किसी देश में लोकतंत्र इस तरीके से कायम किया जाता है, सत्ता की साझेदारी की जाती है, वहाँ संघवाद होता है, शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, वहाँ मसले भी होते हैं, विविधता होती है जाति धर्म लैंगिक आधारित, और वहाँ पर काम करने के लिए राजनीतिक दल भी होते हैं। और अब हम आखिरी टॉपिक पे पहुँचते हैं कि लोकतंत्र के परिणाम क्या निकल कर आते हैं। यदि किसी देश ने लोकतंत्र अपनाया है तो उसके रिजल्ट क्या देखने को मिलेंगे, उस देश में क्या क्या हो रहा होगा। तो वो है हमारा चैप्टर लोकतंत्र के परिणाम। जैसे मैंने आपको डिक्टेट करे हैं 5 चैप्टर्स के नाम और उसका सारांश, वो आपको मुँह ज़बानी याद होना चाहिए पहली बात। तब तो आप पूरी बुक याद करने की तरफ बढ़ सकते हो, तब तो आप राजनीति में फुल में से फुल मार्क्स ऑब्टेन करने की तरफ बढ़ सकते हो। और यकीन मानो, अगर आपको टॉप करना है तो आपको 100% देना पड़ेगा हर एक बुक में, हर एक चैप्टर में पूरा याद होना चाहिए। अभी मैंने आपको केवल ओवरऑल व्यू बताया कि 5 चैप्टर हैं। जब हम बेल्जियम पहला सत्ता की साझेदारी में घुसेंगे तो आपको उसका जो पहली क्लास में बताता हूँ ना कि इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे हम, वो भी पता होना चाहिए। कुछ चैप्टर का रह गया होगा, सोशल साइंस में कम होता है वो चीज़। मैंने हालांकि आपको बोला था कि
आपको बनाना चाहिए वो, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि हमने पहले बेल्जियम के बारे में पढ़ा था, उसकी विविधता के बारे में पढ़ा था, फिर श्रीलंका के बारे में पढ़ा था, है ना। फिर उसके बाद हमने जो है उसमें देखा था कि जो बंटवारा होता है क्षैतिज ऊर्ध्वाधर बंटवारा किस प्रकार से होता है शासन का, तो 2-3 पॉइंट आए थे उसमें। तो हमको थोड़ा सा उसके अंदर घुसना पड़ेगा फिर, है ना। साइंस में मैं बता सकता हूँ, मुँह जबानी याद रहता, सोशल में नहीं याद रहता, तो वो हमको माइंड मैप क्लियर होना चाहिए। हमने पहले चैप्टर में ये टॉपिक पढ़े थे। पहला चरण 5 चैप्टर के नाम, उनका सारांश कि हमने उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। दूसरा चरण चैप्टर के अंदर के ब्लूप्रिंट, बेल्जियम में क्या, बेल्जियम की समझदारी कैसी थी, श्रीलंका के बारे में क्या था, श्रीलंका के भौगोलिक विविधता के बारे में हमको पता होना चाहिए। फिर उसमें सरकारों के बारे में आता है, वो पता होना चाहिए। तो वो 3-4 पॉइंट रहेंगे एक चैप्टर में, वो हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए हर एक चैप्टर के, तब तो माइंड मैप क्लियर होता है। और माइंड मैप क्लियर रहेगा तो आपके पास नए शब्द होंगे आंसर लिखने के लिए, नए टॉपिक होंगे आंसर लिखने के लिए। कोई अगर कठिन क्वेश्चन घुमाया जाता है तो आपका दिमाग चलेगा कि ये उस टॉपिक से लिया गया है, ताकि आप उसका आंसर मन से लिख सकें, है ना। तो हमको रिवीजन में हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। हम इसमें ये टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसका हमको इस तरह से याद करना है, ठीक है। तो अब हम बढ़ रहे हैं लोकतंत्र के परिणाम की तरफ। तो अपन लोकतंत्र के परिणाम में सबसे पहले तो ये देख लें कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं इसमें, है ना। एक बार चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है लोकतंत्र के परिणाम। परिचय क्या है, जब तक हम लोकतंत्र की अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर, अब जब हम लोकतंत्र की यात्रा के आखिरी पड़ाव पर है, तब विशिष्ट बातों की चर्चा से आगे जाने और कुछ सामान्य किस्म के सवाल पूछने का वक्त आ गया है। जैसे यही कि लोकतंत्र क्या करता है, अथवा कि यह कि लोकतंत्र से अमूमन किन परिणामों की उम्मीद की जाती है। अमूमन मतलब होता है आमतौर पर, है ना। आमतौर पर शब्द के लिए, उसके लिए पर्यायवाची शब्द है अमूमन, है ना। तो आमतौर पर किन परिणामों की उम्मीद करते हैं कि हमको लोकतंत्र से कैसे परिणाम मिलेंगे, है ना। साथ ही यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्या वास्तविक जीवन में लोकतंत्र की इन उम्मीदों को पूरा करता है। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है कि किसी देश में लोकतंत्र जो है वो फल फूल रहा है, लोगों को लोकतंत्र से फ़ायदा हो रहा है, इसका मूल्यांकन कैसे करोगे, कैसे जांचोगे कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है। हम इन्हीं बातों से अध्याय की शुरुआत करेंगे। इस विषय पर विचार करने के बारे में कुछ बातों को स्पष्ट कर लेने के बाद हम इस बात पर गौर करेंगे कि विभिन्न मामलों में लोकतंत्र से कैसे परिणाम वांछित है और वास्तविक धरातल पर क्या परिणाम आते हैं। इसके लिए हम लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं, मसलन मतलब होता है जैसे कि शासन के स्वरूप, आर्थिक कल्याण, समानता, सामाजिक अंतर, टकराव तथा आखिर में आज़ादी और स्वाभिमान जैसे मामलों पर गौर करेंगे। इस तलाश में हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन इन परिणामों के साथ कई सवाल और शंकाएं भी लगी हुई हैं। ये सवाल और आशंकाएं हमें लोकतंत्र के सामने खड़ी चुनौतियों के लिए सोचने के लिए उकसाती हैं। तो इसमें अगर 4 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो यही है, लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। बहुत बार पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है 4 नंबर में। 6 माही में अगर हाफ ईयरली या अर्धवार्षिक में 6 माही बोलना, 6 माही भी ठीक है। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो यही होगा, लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन होगा अगर आता है तो 4 नंबर का। इसमें एक ही सबसे ज़्यादा पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा इस चैप्टर से कितने मार्क्स का आना है। क्या ब्लूप्रिंट है हमारे पास, और अगर है तो क्या कोई बता सकता है कितने मार्क्स का आना है इसमें से। जब तक हम आगे बढ़ते हैं, कोई अगर देख ले अगर ब्लूप्रिंट में, तो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि इतने मार्क्स का क्वेश्चन आना है। बस उसमें तो टोटल मार्क्स ही पता चलेंगे अपन को। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करते हैं। पहला टॉपिक तो यही है कि हम किन किन मापदंडों पर मापदंड मतलब कसौटी मतलब किन किन टॉपिक पर हम, जैसे मान लो हम देश का विकास कैसे नाप रहे थे, प्रति व्यक्ति आय, लोगों की उम्र, जो औसत उम्र होती है उस पर, शिक्षा पर, वो सब चीज़ पर विकास माप रहे थे। वैसे ही लोकतंत्र का मूल्यांकन कैसे करें कि लोकतंत्र के कारण से परिणाम अच्छे आ रहे हैं, उनका मूल्यांकन कैसे करें, है ना। तो पहला टॉपिक ये होने वाला है। उसके बाद उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन, इस पर से एक क्वेश्चन आता है, सरकार किसे कहते हैं या वैध शासन किसे कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है वो।
तो वो भी है एक 2 नंबर का क्वेश्चन के हिसाब से इसमें। उसके बाद वैध शासन, आर्थिक समृद्धि और विकास, मतलब लोकतंत्र के कारण से क्या आर्थिक रूप से लोगों को फ़ायदा होता है, देशों को फ़ायदा होता है, क्या वो विकास कर पा रहे होते हैं लोकतंत्र के कारण से। तो ये देखना पड़ेगा कि ये इंटरेस्टिंग चित्र है। देखो, धनी बीच बीच के और नीचे गरीब तो इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र में ज़्यादातर धनियों के पास ही धन बढ़ रहा है, ऐसा कार्टून बनाया हुआ है। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियाँ, तो कैसे लोकतंत्र के कारण से कुछ देशों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, वो लिखा हुआ है। उसके बाद असमानता और गरीबी में कमी, तो ये लोकतंत्र का परिणाम ही है, असमानता और गरीबी में कमी आई है। यहाँ पर कुछ चित्रों के बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य, कि कैसे लोकतंत्र के कारण से सामाजिक विविधता, जैसे अपन लैंगिक मसलों पे बात कर चुके हैं ना, उसमें कैसे सामंजस्य बैठता है लोकतंत्र के कारण से, वो टॉपिक है थोड़ा सा। नागरिकों में गरिमा और आज़ादी, नागरिकों की गरिमा और आज़ादी, है ना, ये टॉपिक है, देखेंगे अपन, धीरे धीरे पढ़ेंगे। और ये आखिरी टॉपिक है, नागरिकों की गरिमा और आज़ादी, है ना। धीरे धीरे करके अपन एक एक टॉपिक निपटाते जाते हैं, समझते जाते हैं उन टॉपिक में हमको क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहला टॉपिक है, लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करेंगे। क्या आपको याद है? बिल्कुल नहीं होगा। मैडम लिंगदो की कक्षा में छात्रों ने लोकतंत्र के बारे में कैसी बातें की थी? आपने इसे कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक के दूसरे अध्याय में पढ़ा था। यह बातचीत से नतीजा निकला था कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं ज़्यादा दोषपूर्ण हैं। लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया है क्योंकि, तो ये लोकतंत्र की विशेषताएँ हैं, इसको याद करना पड़ेंगे आपको, लोकतंत्र की विशेषताएँ, क्योंकि 2 नंबर में पूछा जा सकता है ना। लोकतंत्र की विशेषताएं क्या करता है लोकतंत्र? नागरिकों में समानता को बढ़ाता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, इससे फैसलों में बेहतरी आती है, टकरावों के टालने और संभालने का तरीका देता है, और इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। तो ये क्या है? ये सब लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। लोकतंत्र क्यों बेहतर माना गया, इस क्वेश्चन का आंसर है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे। बताइए क्यों लोकतंत्र बेहतर है। आज का आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन भी यही रहेगा, है ना, कि लोकतंत्र को क्यों बेहतर बनाया गया। आपको ये चारों पॉइंट ही लिखना पड़ेंगे, उसमें सामने ही लिखे हुए हैं, याद कर लेना चाहिए आपको। क्या ये उम्मीदें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पूरा करती हैं? अपने आसपास के लोगों से बात करें तो पाएंगे अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करेंगे, लेकिन लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती। मतलब लोकतंत्र के अलावा राजतंत्र बहुत कम आपस में लोग बाग कोई पसंद करेगा, अगर करेगा तो मुझे तो नहीं लगता कोई करेगा। लेकिन अगर हम लोगों को बात करें कि आप खुश हो लोकतंत्र से, तो उसमें भी थोड़ा सा संतुष्ट कम ही लोग होंगे। दोनों ही बातें हैं। यहाँ पर R.K. लक्ष्मण बहुत फेमस कार्टूनिस्ट हुए, मैंने पहले ही बताया हुआ शायद, वो डेमोक्रेसी पर बैठे हुए हैं, है ना। उनके ऊपर पत्थर कौन कौन से पड़ रहे हैं, देखो उनके ऊपर सर पे से जस्ट टकरा के गया एक पत्थर। टू सेटल द लैंग्वेज इशू, मतलब भाषा ही समस्याएं आती हैं लोकतंत्र में, क्योंकि R.K. लक्ष्मण काय पे बैठे हुए हैं? डेमोक्रेसी पर, लोकतंत्र पर। तो कौन कौन सी परेशानियां आएंगी? स्टूडेंट डिमांड्स, विद्यार्थी बहुत सारी डिमांड करते हैं, आंदोलन करते हैं। टू सॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट, मतलब पाकिस्तान या दूसरे देश, चाइना के साथ बॉर्डर का जो इशू रहता है, डिस्प्यूट मतलब विवाद रहता है, वो सॉल्व करना पड़ता है लोकतंत्र पे। टू गेट मोर DA, डेयरिंग अलाउंस, DA मतलब होता है डेयरिंग अलाउंस, महंगाई भत्ता बोलते हैं, और इतना ख़तरनाक होता है कि आपकी जो सरकारी कर्मचारी होती हैं उनकी पेमेंट दुगनी कर देता है महंगाई भत्ता, है ना। तो जैसे मान लो किसी की 15,000 है, तो DA मिलाकर DA मिलाकर उसकी पेमेंट दुगनी हो जाती है, इतना फ़र्क आ जाता है। टू गेट अ सेपरेट स्टेट, तो कई लोग अपने अलग अलग राज्य की मांग करते हैं। जैसे अभी मांग चलती है बहुत सारी बुंदेलखंड की, मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र है बुंदेलखंड, सागर, झांसी तो यूपी में आता है, खैर चित्रकूट, ये इलाके जो है, और कुछ इलाके और भी आगे, बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग करते हैं, है ना। अभी लद्दाख जो है वो मांग कर रहा है कि हमको राज्य का दर्जा दिया जाए, एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट पुलिस एक्सेसेस।
तो ऐसा प्रोटेस्ट अगेन पुलिस के खिलाफ जो है वो कई प्रकार के प्रोटेस्ट होते हैं मतलब क्या बोलते हैं, आमरण अनशन वैसे, है ना। तो ये डेमोक्रेसी में रहोगे तो इस प्रकार की चुनौतियां तो आएंगी आपके सामने। कार्टूनिस्ट ने बताया हुआ है, कितने उदास बैठे हुए हैं वो। सैद्धांतिक रूप में तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, पर व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता। इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजों पर ज़्यादा गहराई से विचार करना ज़रूरी हो जाता है। क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं, या फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्तिपरक कारण भी है? आज दुनिया के 100 देश किसी न किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है, इनके यहाँ चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी हैं। साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी भी देते हैं। लोकतंत्र के ये तत्व तो अधिकांश देशों में समान है, पर सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृतियों के मामले में देश एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है। स्पष्ट है कि इस सब का लोकतांत्रिक व्यवस्था के नतीजों पर असर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। कई बार हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेते हैं और उसे हर चीज़ उम्मीद लगाने लगते हैं। लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर हम यह कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है, और जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को ही दोष देने लगते हैं। तो मतलब ये है कि हम लोकतंत्र से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद रखते हैं, है ना। राजतंत्र से अच्छा है लोकतंत्र तो ठीक है, लेकिन हम सोचते हैं कि लोकतंत्र से सब कुछ अच्छा है, लोकतंत्र में सब कुछ अच्छा ही होगा, राम राज्य आ जाएगा। तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। हम इतना ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते डेमोक्रेसी से, है ना। पहला कदम यही है कि हम यह माने कि लोकतंत्र शासन का स्वरूप भर है, मतलब लोगों के शासन का एक तरीका भर है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट है और इसको अप्लाई करने से राम राज्य आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र की भी अपनी कमियां हैं। यह कुछ चीज़ों को हासिल करने की स्थितियां तो बना सकता है, पर नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का उन अनेक चीज़ों से ज़्यादा सरोकार नहीं होता जिनको हम बहुत मूल्यवान मानते हैं। ठीक है, सीधी सी बात ये निकल कर आ रही है इस पहले टॉपिक की कि हमको लोकतंत्र वाकई में अच्छा है, ये काम करता है, चारों काम करता है, लोकतंत्र देता है, इसलिए बाकी शासनों की तुलना में तो अच्छा है। बाकी अगर ये सारा चीज़ पढ़ोगे ना तो इसमें केवल और केवल ये निकल कर आ रहा है कि हम लोकतंत्र से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद करते हैं। लोकतंत्र एक शासन करने की व्यवस्था मात्र है और इसमें भी कमियां हैं। बस इतनी सी बात है इस पूरे टॉपिक की। उसके बाद निकल कर आए उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन। एक बार 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया था, वैध सरकार किसे बोलते हैं? वैध शासन या वैध सरकार किसको बोलते हैं? तो ऐसी सरकार जो कि किसी देश के जो नागरिक हैं उनके द्वारा कानूनी प्रक्रिया, संविधान के अंतर्गत चुनी जाती है। तो ऐसी सरकार जो किसी देश के संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत वहाँ के नागरिकों के द्वारा चुनी जाती है, उस सरकार को हम वैध सरकार बोलते हैं। वही यहाँ पर आ रहा है उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन। वैध शासन का मतलब क्या है? वैध शासन मतलब कि ऐसा शासन जो वहाँ के संविधान द्वारा निर्मित प्रक्रिया, संविधान ने एक प्रक्रिया बनाई होगी, संविधान के द्वारा निर्मित प्रक्रिया का पालन करते हुए वहाँ के नागरिकों द्वारा चलाई जाती है, नागरिकों द्वारा चुनी जाती है, उसको हम वैध शासन या वैध सरकार बोलते हैं। 2 बातें शब्द जरूरी है, संविधान द्वारा निर्मित प्रक्रिया और वहाँ के नागरिकों द्वारा चुनी हुई, 2 चीज़ ज़रूरी है, संविधान के द्वारा और वहाँ के नागरिकों द्वारा जो सरकार बनाई जाती है उसको हम वैध शासन बोलते हैं या वैध सरकार बोलते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि लोगों के पास अपना शासक चुनने का अधिकार हो और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रखें। वक्त, ज़रूरत और यथासंभव इन चीज़ों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदार करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बन सके और सरकार लोगों की ज़रूरतें, उम्मीदों पर ध्यान दे।
मतलब ये पॉइंट ये निकल कर आ रहा है कि लोकतंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों के पास सरकार चुनने का ऑप्शन हो, और अगर सरकार कुछ गलत करे तो उसे हटाने का भी अधिकार हो। यहाँ सरकार की नज़र जो है एक कार्टून प्रस्तुत किया हुआ है, जहाँ पर ये सरकार है, आपके बारे में सरकार इतना जानती है। तो आपने अगर टेलीस्कोप देखा होगा तो टेलीस्कोप क्या करता है, यहाँ पर अगर बैठे बैठे देखें ना तो हम यहाँ पर बहुत दूर भी चीज़ होगी ना तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हम देख पाएंगे। मतलब सरकार हमारे बारे में सब कुछ जानती है, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। और कभी दूरबीन में आप अगर उल्टी साइड से देखोगे ना, इस साइड से, तो यहाँ पास रखी हुई चीज़ भी दूर नज़र आती है। तो हम कितना जानते हैं सरकार को, ना के बराबर। तो दूरबीन जिन्होंने यूज़ करी होगी उनको पता होगा, इधर से देखो तो दूर की चीज़ पास दिखती है, इधर से देखो तो पास की चीज़ भी दूर दिखती है ना। तो सरकार हमारे बारे में सब कुछ जानती है, बहुत बारीकी से जानती है, और हम सरकार के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये आ रहा है वो कार्टून का मतलब। इस सवाल के तफसील में जाने से हमें पहले, तफसील मतलब होता है गहराई में जाने से पहले, हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ता सवाल यह भी है, क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है, क्या यह प्रभावी होती है। कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं। निश्चित रूप से यह सही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता। विधायिका मतलब कि जहाँ कानून बनाया जाता है, तो विधायिका में आपके पक्ष के लोग भी होते हैं, विपक्ष के लोग भी होते हैं। वहाँ हर एक टॉपिक पर एक मंथन करने के बाद डिसीजन लिया जाता है ना। लोगों के जो हमारे प्रतिनिधि हैं ना, विधायिका में बैठते हैं। विधायिका, हमारे यहाँ की विधायिका का नाम है संसद, है ना। हमारे देश की विधायिका का नाम क्या है, संसद। लोकसभा और राज्यसभा उसके अंतर्गत आते हैं। भारतीय संसद, पार्लियामेंट बोलते हैं उसको, है ना। तो आप अगर क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, भारत की विधायिका का नाम क्या है, तो हम बोलेंगे संसद, और ब्रैकेट में लिखेंगे लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। और राज्यों की विधानसभा भी विधायिका रहती है, लेकिन वो राज्य के मामले में। तो भारत की विधायिका का नाम पूछा है अगर आपसे, तो आप लोकसभा और राज्यसभा बोलोगे, ब्रैकेट में संसद ऐसा भी लिख सकते हो, लोकसभा और राज्यसभा ब्रैकेट में संसद, है ना। इस सवाल के तफसील में जाने से हमको पता चलता है कि निश्चित रूप से यह सही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता। जहाँ पर तानाशाही है वहाँ पर उनको अपना डिसीजन सुना देना है बस। जैसे किंग जोंग उन उत्तर कोरिया में, उसको अगर कोई मिसाइल बनाना है तो किसी से बात डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, उसको केवल ऑर्डर देना है, तो विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अपने यहाँ अगर कोई मिसाइल खरीदना है या एयरक्राफ्ट खरीदना है और अगर गलती हो जाती है कुछ उसमें, तो विपक्ष के नेता जो है वो सरकार पर हावी हो जाते हैं, जनता विरोध करने लगती है ना। उनमें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नज़रिए का सवाल ख्याल नहीं रखना पड़ता। तो जो तानाशाही होगी उनको केवल बहुसंख्यकों का ही ध्यान रखना पड़ेगा, अल्पसंख्यक का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। लेकिन लोकतंत्र में यहाँ अगर कोई विधेयक या कानून मुस्लिमों के खिलाफ आ जाए या सिखों के खिलाफ आ जाए, तो आप देखिए सिखों ने मतलब एक बार हो चुका है पहले, नाक में दम कर देना है सरकार का, ये मुहावरा सही होगा। तो अगर कोई भी अभी किसानों के खिलाफ एक कानून आ गया तो किसान पूरे इकट्ठे हो गए थे। तानाशाही में ऐसा नहीं चल पाएगा, तानाशाही में वो सभी किसानों पर गोली चलवा देगा। तो लोकसभा में, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में बातचीत और मोलतोल के आधार पर काम चलता है। क्या इससे लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशाली हो जाती हैं? थोड़ी बहुत होती तो हैं। आइए अब फैसलों के मूल्य के हिसाब से तोलने की कोशिश करें। ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज फैसले लेती है, लेकिन यह सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जिसे लोग स्वीकार ना करें। तब ऐसे फैसलों से परेशानी हो सकती है। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती है, लेकिन इसने पूरी प्रक्रिया को माना है, इसलिए इस बात की ज़्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वे ज़्यादा प्रभावी होंगे। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने में जो वक्त लगता है वह बेकार नहीं जाता। अब दूसरे पहलू पर नज़र माने, लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे, और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। उसे ना सिर्फ ये जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। इसे पारदर्शिता कहते हैं। मतलब सब कुछ सामने हो रहा है आपके। यह चीज़ अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती है। इसलिए जब हम लोकतंत्र के परिणामों पर गौर कर रहे हैं तो यह उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो कायदे कानून को मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेह होगी। हम यह उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों के निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को प्रति जवाबदेह बनाने की कार्यप्रणाली भी विकसित कर सकती है। तो इसको समझाने की कोशिश अगर मैं करूँ
तो इसका जो पूरा के पूरा मकसद जो निकल के आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है कि जो सरकार होती है ना, लोकतंत्र में, ख़ास तौर पे लोकतंत्र में सरकार को डिसीजन लेने में थोड़ा समय लगता है। कई जो लोकतंत्र के विरोधी हैं ना, वो ये बोलते हैं कि जैसे अब मान लो शिक्षा नीति में बदलाव होना था, आप यकीन नहीं मानोगे, एक शिक्षा नीति जो है वो 90 के दशक में आई थी, उससे पहले 80 के दशक में आई थी लगभग। उसके बाद अब आई है शिक्षा नीति 30 साल बाद, लगभग 30 साल बाद, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। 30 साल बाद हम नई शिक्षा नीति ला रहे हैं, तब तक हम 30 साल से पुरानी शिक्षण पद्धति पर पढ़ा रहे थे। तो ये चेंज जल्दी आना चाहिए था, लेकिन लोकतंत्र में डिसीजन लेने में देरी लग जाती है। मैंने ट्रिपल तलाक का केस भी बताया था। 1980 के दशक 90 के दशक से जो है वो अब बन पाया ट्रिपल तलाक पे कानून, क्योंकि हम जब से डिस्कस ही कर रहे हैं। कई बार कानून पार्लियामेंट में आया और फेल हो गया, वोट नहीं मिला उसको, विधायिका का सामना किया उसने, संसद का सामना किया, कई बार लोकसभा में फेल हो गया, कई बार राज्यसभा में हो गया, कई बार सरकार ने टालना कोशिश कर दिया, बोले नहीं अभी मत लाओ, विवाद की स्थिति बन सकती है। तो लोकतंत्र में डिसीजन लेने में समय लगता है, तो कई लोग इसका विरोध करते हैं। लेकिन आप ये भी तो सोचो, अगर जल्दी डिसीजन लिया जाता है और वो गलत हो गया तो क्या होगा। इसीलिए लोकतंत्र में सोच समझकर वो लिया जाता है डिसीजन, है ना, ताकि कोई गलत डिसीजन ना लिया जाए। इसीलिए टाइम लगता है और वो देश की बेहतरी के लिए सही है। तो निचोड़ निकल कर यही आ रहा है। चैट बॉक्स में 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 नंबर के क्वेश्चन में मैं 3 ऑब्जेक्टिव भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ और 2 नंबर का क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। चूँकि 2 नंबर के 8 क्वेश्चन आना है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इससे, है ना। और इस पे ऊट पटांग क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए चैप्टर को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमको मन से आंसर लिखना पड़ेगा और वो आंसर यहीं से निकल कर आएगा जो हम क्लास में बातें कर रहे हैं अभी, है ना, वो यहीं से निकल कर आएगा। उसके बाद है अगर आप इन नतीजों पर आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं, तो आप इन संस्थाओं के व्यवहारों और पक्ष पर नियमित निष्पक्ष चुनाव नीतियों का यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है ना, वो ये निकल कर आ रहा है कि नागरिकों को सरकार की जानकारी के लिए सूचना का अधिकार दिया हुआ है। तो हमारे यहाँ भारत में एक कानून है, कानून का फुल फॉर्म भी देख लेना, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। 2 कानून है, उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। RTI है राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। आपके पास किसी भी सूचना को पाने का अधिकार है। आप केवल एक RTI लगा, इन्फॉर्मेशन। आपको केवल एक एप्लीकेशन डालना है, ऑनलाइन भी डलती है और ऑफलाइन भी डलती है। 2005 में आया था ये वाला कानून, और हम किसी भी विभाग में कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, बस वो गोपनीय नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेना की जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी इसके अंतर्गत। आप सोचो कि सेना कहाँ हमला करने वाली पाकिस्तान पे, वो भी मिल जाए, तो कितने हथियार खरीदे हैं, तो वो नहीं मिलेगी। जो सिक्योरिटी के मामले उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। बाकी आप कभी भी कोई सी भी RTI किसी भी डिपार्टमेंट में लगा सकते हो और उसको सूचना देना पड़ेगी। बहुत बड़ा कानून है राइट टू इन्फॉर्मेशन, और इसके कारण इतना ख़तरनाक कानून है कि बहुत बड़े बड़े स्कैम पकड़े गए हैं, क्योंकि सरकार को सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन पूछने वाले या सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन देने वाले को देना ही पड़ती है। गाँव में तो बहुत बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि गाँव में कई पंचायतें जो है वो फर्जीवाड़ा कर रही थी, और किसी ने अगर सूचना का अधिकार के अंतर्गत लगा दिया कोई कागज़ कि बताओ गांव में कितना पैसा आया और कहाँ खर्च हुआ, तो सरकार ने उसको इन्फॉर्मेशन दी और पूरे कच्चे चिट्ठे खुल के रख गए ग्रामीणों के, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था उनके सारे कच्चे चिट्ठे सामने आ गए। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इससे पता चली। तो कानून का नाम है RTI। अच्छा, कन्फ्यूज़न ये होता है कि एक और कानून है RTE। तो RTI और RTE दोनों में फ़र्क है। RTE है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत आता है हर एक 16 साल से कम उम्र के बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। कोई भी माता पिता इंक्लूडिंग या फिर कोई बाहर का व्यक्ति या सरकार उसको पढ़ने से नहीं रोक सकती। ये है राइट टू एजुकेशन। तो ये 2008 में आया था, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। 2005 में आया था राइट टू इन्फॉर्मेशन, और ये राइट टू एजुकेशन 2008 में आया था, और इसके अंतर्गत बहुत सारे बदलाव किए गए शिक्षा व्यवस्था में, है ना। इसके अंतर्गत शिक्षा के बारे में बात है। E मतलब एजुकेशन, I मतलब इन्फॉर्मेशन।
सूचना के बारे में है वो RTI, है ना। यहाँ पर दिया हुआ है कि नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया जाता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। क्या किम जोंग उन जो उत्तर कोरिया का शासक है, लोग बाग उससे पूछ सकते हैं कि भाई बताओ तुमने कितने रुपए कहाँ खर्च किए? जैसे ही कोई पूछेगा ना, अगले दिन वो गायब, निपटा दिया जाएगा उसको। तो लोकतंत्र में ये फ़ायदा रहता है। एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से उम्मीद करना उचित है कि वे लोगों को जागरूक, ज़रूरतें और मांगों का ध्यान रखने वाली हों और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दें। पॉसिबल तो नहीं हो पाता है, लेकिन उम्मीद ऐसी रखी जाती है कि भ्रष्टाचार नहीं होगा उनके शासन में। इन दो मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर लोगों को उनकी ज़रूरतों के लिए तरसाती हैं और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांगों की उपेक्षा करती हैं। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है, पर इसके साथ इस पर भी ध्यान दें कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट हैं, लोगों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील हैं। ये कहने को कोई आधार नहीं है। यहाँ पर कुछ ग्राफ दिए हुए हैं। कौन से देश में पाकिस्तान को छोड़कर हर जगह लोकतंत्र को तानाशाही के ऊपर वरीयता। लोकतंत्र बेहतर है, बांग्लादेश में 69% लोग मानते हैं, भारत में 70% लोग मानते हैं, नेपाल में 62 और 62 और पाकिस्तान में 37 और श्रीलंका में 71 लोग मानते हैं कि लोकतंत्र बेहतर है। और कितने लोग मानते हैं कभी कभी तानाशाही बेहतर है। बांग्लादेश में 6%, भारत में 9%, नेपाल में 10%, पाकिस्तान में 14% और श्रीलंका में 11%। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बांग्लादेश के 25%, भारत में 21%, नेपाल के 28%। तो केवल पाकिस्तान को छोड़ दें तो सब लोग लोकतंत्र को बेहतर मानते हैं। ये आंकड़े हैं सारे, है ना। अपने देश के लिए लोकतंत्र की उपयुक्तता पर बहुत कम लोगों को संदेह है। तो कई लोग जैसे यहाँ पर उपयुक्त थे और बहुत उपयुक्त थे। तो अपने यहाँ भारत का जो है 92% लोग मानते हैं कि उपयुक्त है, बाकी बचे हुए जो है वो लोकतंत्र को उपयुक्त नहीं मानते। लोकतंत्र के लिए भरपूर समर्थन कहाँ मिलता है? 95% लोग। तो ज़्यादातर लोग मानते हैं कि हाँ नहीं, लोकतंत्र होना तो चाहिए, बाकी उससे ज़्यादा अच्छा है लोकतंत्र बाकी शासनों की तुलना में, है ना। आर्थिक समृद्धि और विकास, तो मेरे ख्याल से इस टॉपिक को अपन को आधा टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं। आर्थिक समृद्धि और विकास में जो है थोड़ा सा मामला ये है, अगर हम 1950 से 2020 के बीच सभी दोनों की तुलना करें, जहाँ जहाँ देशों में लोकतांत्रिक शासन है और जहाँ जहाँ तानाशाही है, दोनों की तुलना पढ़ें तो इसमें एक अचंभा मिलता है कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड बेहतर है। मतलब अगर आर्थिक रूप से कोई देश तरक्की कर रहा है तो उसमें तानाशाही जिन देशों में उनको अच्छा विकास मिला है। उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है, पर अकेले इसी कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा है, आर्थिक विकास कई कारकों जैसे मसलन जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, हमने पढ़ा है ना विकास में कि भाई जो विकास है वो बहुत सारे मसलों पर डिपेंड करता है और केवल पैसे नहीं देख सकते हम। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में आर्थिक विकास दर में अंतर भले ही ज़्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है, क्योंकि इससे अनेक सकारात्मक फ़ायदे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो मैंने पहले भी बताया इंट्रोडक्शन में, ये चित्र दिखा रहा है कि लोकतांत्रिक देशों में अमीर व्यक्ति और अमीर हो रहा है, गरीब व्यक्ति और गरीब हो रहा है। ये चित्र हमको ये दिखा रहा है लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियाँ। अच्छा, इन्होंने ज़्यादा डिटेल में और नहीं बताया है कि कैसे तानाशाही बेहतर है आर्थिक मसलों में, है ना। इसके आंकड़े भी छुपा लिए हैं, कम कर दिए गए हैं, पहले थे इसके आंकड़े कि कैसे तानाशाही वाले देशों ने ज़्यादा विकास किया, ज़्यादा पैसा कमाया, है ना, और जो है लोकतांत्रिक देशों का विकास कम रहा। ये देखने को मिला था, उनमें था पिछले साल तक था ये, अब कम कर दिया गया है। अब देख रहे हैं लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियाँ, तो कैसे लोकतंत्र जो है वो आर्थिक उपलब्धियाँ प्राप्त होती हैं इसमें, वो है इसमें, है ना। लेकिन अब 2 मिनट बचा हुआ है तो टॉपिक कंप्लीट होने से रहा, इसलिए आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे और फिर अब नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उसके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। अभी नेक्स्ट क्लास जो रहेगी आपकी वो रहेगी अब ट्यूसडे को, है ना। बीच में 3 दिन की छुट्टी है। रीज़न ये है कि मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ अभी, इसलिए 3 दिन की छुट्टी ली। कल मैंने आपको बताया भी था कि थोड़ा सा मूड फ्रेश, मतलब थोड़ा सा बाहर हो के जाता है ना, माहौल चेंज हो जाता है तो कई बार चीज़ें अच्छी होने लगती हैं।
तो ये छुट्टियाँ के जो रहेंगी 3 दिन की छुट्टियाँ रहेंगी आपकी ऑनलाइन क्लास के। हालांकि कोशिश करूँगा मैं इस बीच कुछ वर्क दे पाऊँ या मैसेज कर पाऊँ आपको। हालांकि मैं तो ये सोचता हूँ कि 1-2 दिन की छुट्टी मिलना भी चाहिए बीच में, तो आप लोग भी थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो, काम कम से कम दिया जाएगा। हालांकि लिखने का काम अगर बचा हुआ है तो ज़्यादा बचा हुआ है तो वो कंप्लीट कर सकते हो आप, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अगली क्लास मंगलवार को रहेगी, टाइमिंग वगैरह बता दूंगा, मैं मैसेज कर दूंगा। 2-3 दिन की छुट्टियां हैं, एंजॉय कीजिए। दशहरे पे घर पे मत बैठे रहिए। दशहरा का त्यौहार कोई भी हो बाहर जाकर मनाइए तो ज़्यादा बेहतर है। लोगों को खुश होते हुए देखिए। केवल खुद को खुश होने हमको खुशी नहीं मिलना चाहिए, हमको दूसरों से भी खुशी मिलना चाहिए अगर दूसरे खुश हो रहे हैं तो, है ना। तो दशहरे पे बाहर जाइए, दशहरा देखने जाइए, भीड़ का मज़ा लीजिए, भीड़ से डरिए मत, भीड़ को आनंदित होते देखिए, खुश होते देखिए, है ना। बस अपनी सुरक्षा के साथ, नहीं तो मोबाइल चोरी करवा लो या कुछ खुद का नुकसान कर बैठो, ठीक है। एंजॉय करो। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को दशहरे की पहले से ही अग्रिम शुभकामनाएं। कल नवमी और अष्टमी दोनों साथ में, उसकी भी अग्रिम शुभकामनाएं। अगली क्लास जो आपकी रहेगी वो ट्यूसडे को रहेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कुछ नया सीखा होगा। हाँ, अगली क्लास में मिलते हैं। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को।